हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से दूसरा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसके ऑथर है एनी जंग। इनका नाम याद कर लीजिए। देखिए, एनी जंग जो है ना, इन्होंने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, तो इसी बुक में से एक छोटा सा पार्ट जिसको एक्सर्प बोलते हैं, ठीक है, छोटा सा पार्ट निकाल के ये स्टोरी में दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टोरी का मेन थीम है कि हम समझेंगे कि कैसे दो चीज़ें, एक है पॉवर्टी और दूसरा चीज़ है ट्रेडिशन। पॉवर्टी का मतलब जानते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा गरीबी। ट्रेडिशन का मतलब कोई चीज़ का परंपरा। ठीक है, तो ये दो चीज़ मिलकर कैसे एक बच्चे का लाइफ को बर्बाद करते हैं, वो चीज़ हम समझेंगे इस पूरे स्टोरी में। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है वो दो पार्ट में दिया हुआ है। पहला पार्ट है ये, पहला पार्ट में मेनली जो मेन कैरेक्टर है वो है साहेब, और दूसरा पार्ट में मुकेश के बारे में कहानी है। ठीक है, चलिए पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। लिखा है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, मतलब ये किसी ने बोला है। तो ये जो यहाँ पे है, दो लोगों के बीच में डायलॉग चल रहा है, दो लोग बात कर रहे हैं। एक है हमारी ऑथर एनी जंग और दूसरा एक साहेब नाम का बच्चा है। ठीक है, तो साहेब बोलता है कि कभी कभी मुझे इस गार्बेज में, कूड़े में ₹1 का नोट या फिर सिक्का भी मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो सीन कुछ ऐसा है कि हमारी जो ऑथर है एनी जंग, उनके पड़ोस में गार्बेज डंप है, कूड़े का ढेर है। ठीक है, तो वो वहाँ पे देखती है कि अक्सर हर सुबह एक बच्चा आता है, साहेब नाम का लड़का। ठीक है, तो वो साहेब से पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई और काम नहीं है क्या। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ साहेब का बैकग्राउंड बताया हुआ है। ठीक है, बोला गया है कि साहेब काफ़ी लंबे समय पहले अपना घर छोड़ चुका है। उसका घर जो था वो बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका, उसके हरे हरे मैदानों में उसका घर था। ठीक है, लेकिन साहेब को उसके घर के बारे में नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, मतलब एकदम ही याद नहीं है, वो कम्प्लीटली भूल चुका है। ठीक है, वो अपने घर कैसा था, क्या था, भूल गया है। ठीक है, साहेब की माँ जो है वो बोलती है कि एक बार क्या हुआ था कि स्टॉर्म यानी तूफान आया हुआ था। इस तूफान से ने दो चीज़ डिस्ट्रॉय कर दिया। एक था ग्रीन फील्ड बोलने का मतलब है जहाँ पे फसल उगाया गया हो। ठीक है, सारे फसल बर्बाद हो गए और उनका घर भी बर्बाद हो गया। ठीक है, दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए वो लोग अपना घर यानी ढाका छोड़ दिए और वो अब एक बड़े शहर में आ चुके हैं। आगे चल के हमें पता चलेगा कौन से बड़े शहर में। ठीक है, इंडिया में आ चुके हैं। और ये लोग इंडिया में आके क्या करते हैं, लुकिंग फॉर गोल्ड, यानी कचरा चुनते हैं और कचरे में कोई भी वैल्यूएबल चीज़ मिल जाए उसी को ये लोग गोल्ड कह रहे हैं। ठीक है, और यही काम करते हैं वो लोग, रैक पिकिंग का, और यहीं पे लोग रह रहे हैं। समझ गए। तो वापस आते हैं कॉन्वर्सेशन में। यहाँ पे ऑथर जो है वो साहेब से पूछ रही होती है कि तुम ये क्यों करते हो। तो साहेब इसका जवाब देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और करने को है ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम यही काम करते हैं। ही मटर, धीरे से बोलता है, लुकिंग अवे, और ऐसा बोलते बोलते वो अपना चेहरा एक तरफ घुमा लेता है। अब ये लाइन के ऊपर एक बार CBSE बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये जो साहेब का ये एक्टिविटी है कि वो बोलते बोलते अपना सिर उधर फेर लेता है, ये एक्टिविटी से क्या दर्शा रहा है। तो ये एक्टिविटी से ये हमें समझ पा रहा है कि साहेब जो है वो काफ़ी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, एम्बैरेसमेंट फील कर रहा है। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना था, एम्बैरेसमेंट वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आया हुआ था, इसको याद रखिएगा। अभी आप सिर्फ समझते चलिए आराम से। ठीक है, आपको लास्ट में बता देंगे कि कहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना है, और अगर आपको पता ही है, पहले से आप कनेक्टेड है मेरे से, तो आपको पता ही होगा कहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आप शांति से स्टोरी को समझिए। ठीक है, तो ऑथर तो साहिब यहाँ पे बोला कि मेरे पास कुछ और करने को नहीं है। इसका जवाब में ऑथर बोलती है कि गो टू स्कूल, तो स्कूल जाओ। जनरल रिप्लाई हर कोई बिना सोचे समझे बोल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर को भी ये बात रियलाइज होता है, इसलिए वो बोलती है कि आई से ग्लीवली मतलब कोई चीज़ को बक देना बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, ऑथर को तुरंत ये रियलाइज़ होता है कि ये जो उन्होंने एडवाइस दिया कि स्कूल जाओ, ये एडवाइस कितना खोखला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। साहेब बोलता है कि मेरे पड़ोसी में कोई स्कूल ही नहीं है। ठीक है, जब वे लोग कोई एक स्कूल बनाएंगे तब हम जाएंगे। अब ये जो हम दे को यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं, इसके ऊपर भी एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जाम में ये लाइन दे देंगे, बोलेंगे ये दे कौन है, कौन लोग स्कूल बनाएंगे, साहिब किसको रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे द ऑफिशियल्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनको रेफर कर रहा है। ठीक है, ये MCQ के रूप में आया था। चलिए आगे देखिए। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो एनी जंग जो हमारी ऑथर है वो मजाक करते हुए बोलती है कि अगर मैं एक स्कूल बना दूँ तो क्या तुम आओगे।
येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, काफ़ी हंसते हुए बोलता है बिल्कुल। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद वो मेरे पास दौड़ते हुए आता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया। तो यहाँ तो हमारी ऑथर ने जोकिंगली मजाक करते हुए कह दिया था, लेकिन ये साहब तो उसको सीरियसली ले लिया और पूछता है स्कूल बन गया क्या। तो हमारी ऑथर काफ़ी एम्बैरेस्ड फील करते हुए बोलती है कि एक स्कूल बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। ठीक है, ऑथर को ये बात रियलाइज़ करके काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील होता है कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो कि नॉट मेंट, उन्होंने मजाक में बोला था, सीरियसली थोड़ी बोला था। ठीक है, लेकिन ऑथर बोलती है कि ऐसे प्रॉमिसेस इन जैसे बच्चों के लिए कई सारे ऐसे झूठे वादे किए गए हैं। ठीक है, इन हिज ब्लीक वर्ल्ड, इस उनके अंधकार जीवन में ऐसे प्रॉमिसेस बहुत आए हैं, बहुत गए हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है साहेब को। ठीक है, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने हो गए उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वो अनाउंसमेंट करते हुए मानो बोलता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। ठीक है, शॉर्ट में साहिब, तो ये नाम तो काफ़ी ग्रैंड है। ठीक है, ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स, साहिब को मालूम नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या है। अगर उसे पता चल जाए कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, साहिब आलम का मतलब है यूनिवर्स का राजा। ठीक है, तो उसको ये चीज़ विश्वास होने में काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि वो तो कचरा चुनता है और फिर नाम ऐसा काफ़ी शाही नाम है। ठीक है, उसको विश्वास नहीं होगा, तो वो इस चीज़ को लेके काफ़ी अनअवेयर है। ठीक है, वो हर रास्ते में रोम यानी भटकता रहता है अपने दोस्तों के साथ, और उनके सारे जो दोस्त है सभी बेयर फुट रहते हैं, मतलब किसी का पैर में चप्पल जूता नहीं है, खाली पैर नंगे पैर घूमते रहते हैं। ठीक है, मानो वो हर सुबह निकलते हैं और दोपहर होते होते गायब हो जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स की तरह। ठीक है, ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कुछ महीनों में मैं सबको पहचानना शुरू कर दी, ऑथर बताती है। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि जो हमारी ऑथर है एनी जंग, वो किसी एक बच्चे से पूछती है, साहिब से नहीं, कोई एक बच्चे से पूछती है इन्हीं झुंड में से। ठीक है, पूछते है कि अरे तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। ठीक है, माई मदर डिडेंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, तो वो बच्चा जवाब देता है कि मेरी मम्मी शेल्फ से चप्पल उतार के देती ही नहीं है, इसलिए नहीं पहनते हैं। अनदर, एक दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर उसकी मम्मी उसे चप्पल उतार के दे भी देगी ना, तो वो क्या करेगा, फेंक देगा। ठीक है, वो बच्चा जवाब देता है, दूसरा बच्चा। ठीक है, वो दूसरा बच्चा खुद एक ऐसा शूज़ पहना हुआ होता है जो कि मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब एक पैर में कोई और टाइप का शू, दूसरे में कोई और टाइप का शू। ठीक है, व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, जब ऑथर कमेंट कर दिया कि अरे तुमने तो अनमैच शू पहन कर रखा हुआ है, तो वो ये सुन के वो बच्चा जो है काफ़ी शर्मा जाता है और अपने पैर कुछ छिपाने की कोशिश करता है। ठीक है, और नथिंग, सेज नथिंग, कुछ नहीं बोलता है। फिर एक तीसरा बच्चा है, ठीक है, वो बोलता है कि आई वॉन्ट शूज़, मुझे तो जूता ही चाहिए, इसलिए हम चप्पल नहीं पहनते हैं। ठीक है, हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑन हिज लाइफ, उसके पूरे जीवन में उसने जूता तक नहीं पहना हुआ है। ठीक है, काफ़ी बुरा हालत है इन लोगों का। ठीक है, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग पेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, तो हमारी जो ऑथर है उन्होंने पूरा इंडिया घूमा है। ठीक है, और वो नोटिस की है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो नंगे पैर ही घूमते हैं, चाहे वो शहर के बाद बच्चे हो या फिर विलेजेस के बच्चे हो। ठीक है, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा लगता है कि पैसा का कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। जब हम पूछते हैं लोगों से तो लोग ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये पैसा की कमी के कारण जूते नहीं पहनते, जूते चप्पल इसलिए नहीं पहन रहे, ये जूते चप्पल इसलिए नहीं पहन रहे क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशन है नंगे पैर घूमना। ठीक है, ये एक एक्सप्लेनेशन आता है लोगों की तरफ से। आई वॉन्डर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और हमारी ऑथर सोचती है कि ये तो सिर्फ एक बहाना है कि ये हमारा ट्रेडिशन है नंगे पैर रहने का। ठीक है, असली रीज़न तो क्या है, पॉवर्टी के कारण तुम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग चप्पल जूता नहीं पहनते हो। ये बात हमारी जो ऑथर है एनी जंग वो सोचती है। ठीक है, या तो समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम UDP वंस टोल्ड मी, अब हमारी जो ऑथर है एनी जंग उनको एक स्टोरी याद आता है। ये स्टोरी जो है एक मैन था UDP से, वो मैन ऑथर को बोला हुआ था। ठीक है, स्टोरी ऐसा था कि एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। ये जो मैन था UDP का, वो बचपन में क्या करता था, एक स्कूल में जाता था। ठीक है, वो स्कूल एक ओल्ड टेम्पल को क्रॉस करके था, मतलब पहले ओल्ड टेम्पल आता था रास्ते में, उसके बाद स्कूल आता था। ठीक है, और इसी टेम्पल में उसके पिताजी पुजारी थे। ठीक है, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शू।
तो ये जो मैन था जब छोटा था वो थोड़े देर के लिए टेम्पल में रुकता था और क्या करता था, प्रे करता था कि उसको कहीं से भी एक पेयर ऑफ शू मिल जाए, जूते का जोड़ा मिल जाए, ठीक है। और 30 साल बाद आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल वेयर विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। अब 30 साल बाद जो हमारी ऑथर है वापस उस टाउन को विजिट करती है और टेम्पल को विजिट करती है, जिस टाउन का माहौल काफ़ी क्या था, डेसोलेशन, काफ़ी लगभग निराशा सा लग रहा था वहाँ पे, ठीक है। इन द बैकयार्ड, टेम्पल का जो पीछे का एरिया था, ठीक है, वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, अब वहाँ पे एक नया पुजारी आ चुका था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, उस बैकयार्ड में लाल रंग के सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के चेयर रखे हुए थे। एक छोटा सा बच्चा आता है, ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था है, ठीक है, और सॉक्स भी पहना हुआ है, जूता भी पहना हुआ है। अराइव्ड पैंटिंग, काफ़ी हाँफते हुए वहाँ पे आता है और अपने स्कूल बैग को फेंक देता है एक फोल्डिंग बेड पे, खटिया पे फेंक देता है, ठीक है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। अब ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ऑथर जो है वो 30 साल बाद वापस इस लैंड पे आई हुई है ना, तो देख रही है कि इस बच्चे को देख के, जो बच्चा काफ़ी हाँफते हुए आता है, जूता मोजा पहना हुआ है, ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ है, स्कूल बैग को एक फोल्डिंग बैग पे फेंक दिया, तो इस बच्चे को देख के राइटर को दूसरे बच्चे का याद आ जाता है, मतलब इस मैन का याद आ जाता है, जो मैन अक्सर उस टेम्पल में आके प्रेयर करता था कि उसे एक पेयर ऑफ शू मिल जाए, ठीक है। तो ये मैन ये प्रेयर के साथ साथ, एक नया जूता मिलने के साथ साथ, जब उसे नया जूता मिल गया था इस मैन को, तो ये मैन एक चीज़ और प्रे किया था। वो प्रेयर ये था कि ये जूता कभी मेरे से खोए ना, लेट मी नेवर लूज देम, ठीक है। तो राइटर को ये बात याद आता है, समझे। अनदर बॉय, समझ रहे, अनदर बॉय कौन है, वही मैन फ्रॉम यूडीपी जो अक्सर ये प्रे करता है कि मुझे कहीं से भी एक जूता ला के दो, ठीक है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। अब आज का सिचुएशन देख के मुझे लग रहा है कि देवी माँ ने उनका प्रेयर सुन लिया है। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, आजकल पुजारी के जो बच्चे हैं वो अब जूते पहनने लगे हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे कि मेरे पड़ोस के जो रैग पिकर्स है, जो कचरे चुनते हैं, वो अभी भी शूलेस है, उनको अभी भी जूता नहीं मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आपको काफ़ी अटपटा लगा होगा, ये कहाँ से आ गया स्टोरी का बीच में ये पैरा, ठीक है। तो हम आपको पहले ही बता दिए कि राइटर ने एक पूरा बुक लिखा है, अ लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उस बुक का छोटा सा एक्सर्प्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, CERPT एक्सर्प्ट दिया हुआ है, उसलिए आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा है, कहीं से काट छाट के ये पैरा ढुका दिया है यहाँ पे, समझे। चलिए वापस आते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली। तो जो हमारी ऑथर है उनका तो जान पहचान हो जाता है इन रैग पिकर्स के साथ, बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ। इन जान पहचान के कारण जो हमारी ऑथर है वो अब कहाँ विजिट करती है, सीमापुरी विजिट करती है। सीमापुरी दिल्ली के काफ़ी करीब है, लेकिन अगर हम मेटामॉर्फिकली बात करें, सिम्बॉलिकली बात करें, तो वो दिल्ली से काफ़ी दूर है डेवलपमेंट के सेंस में, ठीक है। जोग्राफिकली काफ़ी करीब है, डिस्टेंस काफ़ी कम है दोनों के बीच में, लेकिन डेवलपमेंट के रूप में बात करें तो दोनों में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दिल्ली और सीमापुरी में, समझे। तो हमारी ऑथर सीमापुरी जाती है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। हुआ क्या था कि बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से। बांग्लादेश को 1971 में इंडिपेंडेंस मिला था, ठीक है, पाकिस्तान से। तो बांग्लादेश से कई सारे लोग इंडिया में आ गए थे रोज़गार की तलाश में। तो ये लोग इंडिया के तो रेसिडेंट्स नहीं है ना, इंडिया के रेसिडेंट नहीं है, इनका अपना यहाँ पे ज़मीन उमीन नहीं है। ये लोग जहाँ भी खाली जगह मिलता है वहाँ पे टेंट वेंट लगा के रहने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को स्क्वाटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सीमापुरी में ऐसे स्क्वाटर्स बहुत सारे हैं। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, तो साहेब का भी फैमिली उसी में से एक है। इसका मतलब साहेब अब कहाँ पे रह रहा है, सीमापुरी में रह रहा है, समझे कि नहीं। सीमापुरी, जब ये लोग 1971 में ये स्क्वाटर्स लोग सीमापुरी आए हुए थे, तब सीमापुरी काफ़ी वाइल्डनेस, जंगली जगह था, ठीक है, मतलब जंगल उंगल ज़्यादा था, लोग ज़्यादा रहते नहीं थे। आज भी जंगली है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये आज खाली नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्वाटर्स रहने लगे हैं, ठीक है। घर किस टाइप के हैं देखिए, तो मिट्टी के बने हुए घर हैं, टीन के रूफ या फिर टर्पॉलिन तिरपाल के रूफ लगे हुए हैं। कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, टॉयलेट वर्क है, कैसे जाएगा पता नहीं, ठीक है, सेफ्टी टैंक नहीं बना हुआ है,
ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, इतना बुरा हालत में भी 10,000 रैक पिकर्स रह रहे हैं, ठीक है। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, तो लगभग 30 साल ये लोग यहाँ पर रह चुके हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, कोई एक पहचान नहीं है इनके पास पहचान पत्र नहीं है। विदाउट परमिट, क्योंकि ये लोग बिना परमिशन के इंडिया में आ चुके हैं। लेकिन इनके पास रेशन कार्ड है, जिसके कारण ये लोग का नाम वोटर लिस्ट में आ चुका है। इनके पास वोटर आईडी कार्ड है, रेशन कार्ड है, ठीक है। और इसके कारण ये लोग कुछ ग्रेन भी खरीद पाते हैं इंडिया में, समझे। अब ऐसे देखा जाए तो वोटर कार्ड भी एक आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे कि कोई आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है इनका, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है और वोटर लिस्ट में इनका नाम है, ठीक है। मतलब ये लोग वोट तो देते हैं, राशन भी खाते हैं, ठीक है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। बोला जा रहा है कि पहचान के लेके क्या करेंगे, खाना मिल गया वही बहुत है, राशन कार्ड तो है इनके पास, ठीक है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रैदर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। बोला जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर रह रहे और दिन के अंत में अगर हम अपने परिवार को खाना खिला पा रहे और बिस्तर में सो पा रहे हैं खाली पेट, मतलब बिना खाली पेट अगर हम बिस्तर में सो पा रहे तो हम यहीं पर रहेंगे। हम अपने फील्ड को क्यों विजिट करें, मतलब बांग्लादेश क्यों जाए जहाँ पे कोई फसल नहीं उगता है, ठीक है। ये बात कौन बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ वुमेन बोलती है इन टैटर्ड साड़ी, फटे हुए साड़ी पहने हुए वो लोग, और ये बात बोलते हैं, ठीक है, ऑथर को। When I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers, जब ऑथर इनसे पूछती है कि तुम लोग अपना घर छोड़ के यहाँ पे क्यों आए हो, तो ये लोग ये रीज़न देती है क्योंकि यहाँ पे हमें खाना मिलता है, ठीक है। Wherever they find food, जहाँ पे भी इनको खाना मिल जाए तो ये लोग वहीं पे टेंट लगा देते हैं और यही उनका टेम्पोररी घर बन जाता है। बच्चे यहीं पे बड़े होते हैं और इसी सर्वाइवल के जंग में पेरेंट्स का पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है। और सीमापुरी में अगर आपको सर्वाइव करना है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रैक पिकिंग करना पड़ेगा, कचरा चुनना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कचरा में से वैल्यूएबल सामान चुनना पड़ेगा, चाहे वो प्लास्टिक का बोतल हो, जो भी हो। तो कई सालों के बाद, ठीक है, कई साल ये सब काम करने का बाद लग रहा है कि कचरा तो पिकिंग, ये जो काम है ना रैक पिकिंग करने का, ये मानो एक फाइन आर्ट बन गया वो। मतलब ये कचरे में से कोई वैल्यूएबल चीज़ निकालना ये एक स्किल हो गया है, ठीक है। इन लोगों के लिए, इनके लिए कचरा नहीं है, इनके लिए कचरा गोल्ड है, ठीक है। ये क्योंकि इसी कचरे के बदौलत उन्हें डेली का रोटी मिलता है, सिर के ऊपर एक छत मिलता है, ठीक है। भले ही वो छत लीकिंग ही क्यों ना हो, पानी क्यों ना छूता हो, लेकिन वो छत तो है, ठीक है। लेकिन एक बच्चे के लिए तो ये उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। साहेब बोलता है कि कभी कभी मुझे तो 1 रुपये भी मिल जाता है और इवन 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। ये पता है, ये लाइन स्टार्टिंग में दिया हुआ था, ठीक है। ये बात साहेब बोलता है ऑथर को, और ये बोलते हुए उसका आंखों में एक अलग टाइप का चमक दिखता है, ठीक है। तो ऑथर यहाँ पे बोलती है कि जब आपको गार्बेज में एक अगर चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप सेटिस्फाई होकर छोड़ नहीं देंगे। स्काउरेंजिंग मतलब ढूंढना, और कचरा चुनना आप बंद नहीं करेंगे, बल्कि आप और ध्यान से और एनर्जी के साथ कचरा चुनेंगे, क्योंकि आपको ये होप रहेगा कि कुछ और भी मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि सीमापुरी के जो बच्चे हैं इनके लिए गार्बेज का मतलब कुछ और ही है, ठीक है, और पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मतलब कुछ और ही है। यहाँ पे बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब एक रहस्य है, एक वंडर है कि यहाँ पे पता नहीं क्या सरप्राइज मिल जाए, ठीक है। और एल्डर्स यानी पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मतलब क्या है, ये एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। इनसे इनको ब्रेड मिलता है, हेड के ऊपर रूफ मिलता है, ठीक है। चलिए, फिर एक सुबह क्या होता है कि ठंडी की सुबह रहता है, मतलब ठंड का सुबह रहता है। ऑथर जो है वो साहेब को देखती है। साहेब कहाँ खड़ा है, ऑथर के पड़ोस में ही एक क्लब है, ठीक है, जहाँ पे कुछ दो यंग मैन वाइट कपड़े पहने हुए थे और टेनिस खेल रहे थे, ठीक है। तो उसी क्लब के जो फेंस गेट था, गेट पे खड़ा होकर साहेब देख रहा था इस टेनिस गेम को। आई लाइक द गेम, और देखते हुए बोलता है कि मुझे ये गेम काफ़ी पसंद है, और काफ़ी वो कंटेंट ये सेटिस्फाइड है इस गेम को देखते हुए, ठीक है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट। साहिब ये एडमिट करता है, मतलब ऑथर से बोलता है कि मैं अंदर तब जाता हूँ जब अंदर कोई नहीं रहता है। जो गेट कीपर है, जो गार्ड है, वो मुझे वहाँ पे झूला भी झूलने देता है, ठीक है। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, और आज तो एक अजीब बात यह भी है कि साहेब भी जूता पहना हुआ था। भले इस डायग्राम में तो खाली पैर ही है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो टेनिस शूज पहना हुआ था, जो कि काफ़ी
अजीब से दिख रहे थे उसके डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पे। जो वो हाफ पैंट पहना हुआ था, जो शर्ट पहना हुआ था, तो काफ़ी पुराने फटे चीटे थे, उस पर उसने एक टेनिस शू पहन लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गरीब बच्चे के पास, साहिब के पास ये टेनिस शू आया कहाँ से, क्या इसने चोरी किया क्या? चलिए देखते हैं। साहिब यहाँ पे बोलता है कि समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन अ मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन। मानो वो एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि किसी ने मुझे ये दिया है, मतलब किसी ने साहिब को जूते दिए हैं, ठीक है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. अब हमें समझ में आया कि एक रिच बॉय था, रिच बॉय ने उस शू को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, इसलिए रिफ्यूज़ कर दिया पहनने से, क्योंकि उसमें से एक जूते में क्या था, होल था, ठीक है। इसलिए उस रिच बॉय ने ये जूता फेंक दिया, मतलब ये जूता साहिब ने ले लिया, ठीक है, और ये जूता पहन के काफ़ी खुश है, समझ रहे हैं। और ये इस बात से साहिब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये रिच बॉय ने फेंका हुआ जूता उसने पहना है, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साहिब एक ऐसा लड़का है जो अपने पूरे लाइफ बेयर फुट, नंगे पैर घूमता रहा है, तो उसके लिए एक जूता मिल जाना, भले ही उसमें एक होल क्यों ना हो, उसके लिए तो ये क्या है, लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, उसका सपना मानो सच हो गया हो ऐसा जूता पहन के। समझ रहे हैं आज भी कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। अब आप क्या दोष देंगे, इसका किस्मत ही बुरा है, ठीक है, कि ये ऐसे माहौल में पैदा हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रिच। लेकिन वो गेम, यानी जो टेनिस गेम, वो कितने ध्यान से जो देख रहा था, ये उसके पहुँच के बाहर है, जो भले ही वो जूता क्यों ना पहन के आया वो, समझ रहे। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब उस दिन क्या हुआ था, साहेब, ठीक है, कहाँ जा रहा था, एक मिल्क बूथ में जा रहा था जहाँ पे दूध मिलता है, ठीक है, और वो अपने हाथ में स्टील कैनिस्टर लिया हुआ था, स्टील का केन लिया हुआ था, समझ रहे, इसमें दूध था, ठीक है। और साहिब बोलता है कि आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। वो हाथ से इशारा करते हुए बोलता है कि मैं उस चाय दुकान में काम करता हूँ, ठीक है, और चाय दुकान में वो स्टील के कैनिस्टर में दूध लेके जा रहा था, ठीक है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई बिल। साहिब बोलता है कि मुझे 800 रुपये मिलता है खिला पिला के, ठीक है, 2 टाइम का खाना और 800 रुपये मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। ऑथर पूछती है साहिब से कि क्या तुमको ये जॉब पसंद आ रहा है। पहले साहिब का जॉब क्या था, रैक पिकिंग करना, कचरा चुनना। अब साहिब एक चाय दुकान में काम करता है, तो क्या ये नया काम उसको पसंद आ रहा है क्या? तो ये क्वेश्चन सुन के ही साहिब का फेस जो था, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। साहिब का जो चेहरा था वो अचानक से मुरझा गया। पहले साहिब भले ही कचरा चुनता था, लेकिन वो काफ़ी केयर फ्री था, किसी के अंडर नहीं था। कचरा अच्छा मिला तो खाएगा, कचरा नहीं मिला तो मतलब कुछ वैल्यूएबल चीज़ नहीं मिला तो वो नहीं खाएगा, भूखा सो जाएगा। लेकिन वो अपना मालिक खुद था उस समय में। लेकिन आज के टाइम पे वो एक टी स्टॉल में काम कर रहा है, वो फ्रीडम खो चुका है वो, ठीक है, उसको कुछ काम करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। बोला हुआ है कि जो स्टील कैनिस्टर है वो उसके कंधों पे ज़्यादा भारी लग रहा है उस प्लास्टिक बैग के मुकाबले। जो प्लास्टिक बैग वो काफ़ी आराम से अपने शोल्डर पे कैरी किया करता था, क्योंकि ये प्लास्टिक बैग, मैंने ये जो कचरा चुनने वाला जो बैग था वो उसका था, द बैग वॉज हीज। लेकिन आज जो वो कैनिस्टर कैरी कर रहा है, ये कैनिस्टर उस मैन को बिलोंग करता है जो कि टी शॉप का मालिक है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा है, ठीक है, वो किसी और का गुलाम बन चुका है। समझे कि नहीं? तो इसी के साथ ये पहला पार्ट एंड हो जाता है। काफ़ी अच्छा था, उम्मीद करता है आपको इसमें कुछ सीखने को भी मिला होगा। आपके घर में तो आपको सब चीज़ मिल रहा होगा, रेडी खाना कपड़ा सब चीज़ मिल रहा होगा, तभी भी आप हो सकता है दुखी हो, कंप्लेन कर रहे हो कि अरे मेरे लाइफ में कितना टेंशन है, दुख है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन सब बच्चों को देखें तो लगेगा कि हम लोग तो काफ़ी खुशनसीब है, यानी कि हम खुद भी, ठीक है, कि हम लोग को चलो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ा, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, कम से कम हम लोगों के माँ बाप ने पढ़ा तो दिया एटलीस्ट, ठीक है। चलिए, इस मामले में हम लोग काफ़ी लकी है। अब है दूसरा पार्ट, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब ये स्टोरी है मुकेश के बारे में, दूसरा पार्ट, ठीक है। मुकेश नाम का एक लड़का है, वो बोलता है कि इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश का मन है कि वो अपना मास्टर खुद बनेगा, इसी को कंटिन्यू किया गया है, ठीक है, क्योंकि साहेब, इसका कहानी तो ख़त्म हो गया ना, साहेब अपना मास्टर अब नहीं रहा था, ये कहानी भूल जाइए। अब मुकेश पे आइए। मुकेश बोलता है कि मुझे अपना मास्टर खुद बनना है, ठीक है, और वो बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस करते हुए बोलता है कि मुझे क्या बनना है, मोटर मैकेनिक बनना है, ठीक है।
डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। ऑथर उससे पूछती है कि क्या तुमको कार के बारे में कुछ मालूम है। तो मुकेश जवाब देता है कि मैं पहले कार चलाना सीखूंगा, ठीक है। और एकदम ऑथर के आंखों में आंख डालकर बात करता है ये, मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि मुझे बनना ही है मोटर मैकेनिक। हिज ड्रीम्स लुक्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए। मुकेश का जो ड्रीम है, ड्रीम क्या है, एक मोटर मैकेनिक बनना। ये ड्रीम एक मिराज की तरह है। मिराज क्या होता है, एक ऑप्टिकल फेनोमेनन है, मतलब कोई भी डेजर्ट एरिया है, जब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा इल्यूजन होगा कि यहाँ पे पानी है, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह दिखने लगता है। तो इसी फेनोमेनन को मिराज बोलते हैं। तो ये असलियत में पानी नहीं होता, एक भ्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुकेश का जो ड्रीम है इसको एक मिराज बोला गया है, मतलब एक भ्रम की तरह बोला गया है। क्यों? क्योंकि मुकेश जो है वो फिरोज़ाबाद में रहता है, फिरोज़ाबाद के धूल भरे रास्तों में रहता है। और ये फिरोज़ाबाद शहर जो है ना, ये फेमस है अपने बैंगल्स यानी चूड़ियों के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्यों यहाँ पे ऑथर ऐसा बोल रही है, क्यों उसके ड्रीम को मिराज कहा उसने, क्यों भ्रम है, मुकेश क्यों अपना ये सपना पूरा नहीं कर सकता है। देखिए, फिरोज़ाबाद में क्या होता है कि हर दूसरा फैमिली बैंगल मेकिंग बिजनेस में इंगेज्ड है। हर दूसरा फैमिली चूड़ी बनाता है, ठीक है। इंडिया का जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है मतलब उसका सेंटर है ये फिरोज़ाबाद, ठीक है। सबसे ज़्यादा चूड़ी फिरोज़ाबाद में बनता है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। मानो इस धरती पे जितने भी वुमेन हैं सबके लिए चूड़ियाँ इसी लैंड यानी इसी फिरोज़ाबाद से बन के आ रहा है। यहाँ पे लोग जो है कई सारे पीढ़ियों से ये काम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। भट्टी करके काम करते हैं, ग्लास को वेल्ड करते हैं और बैंगल्स बनाते हैं, ठीक है। तो मुकेश का फैमिली भी इसी में से एक था। मुकेश का फैमिली भी क्या करते थे, बैंगल्स बनाते थे। लेकिन इन लोगों को ये बात मालूम नहीं था कि इस काम में बच्चों को इन्वॉल्व करना इलीगल है, क्योंकि ये एक चाइल्ड लेबर है, ठीक है। क्योंकि ग्लास फर्नेस में काम करना, जहाँ पे ग्लास को पिघलाया जाता है, इसका जो भट्टी होता है वहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर हो जाता है। और जो रूम्स होते हैं वो काफ़ी डिंजी सिकुड़े छोटे छोटे होते हैं, जहाँ पे ठीक से ना हवा आता है ना लाइट आता है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे बच्चों को काम कराना काफ़ी इलीगल होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे लॉ लागू कर दिया जाए तो यहाँ पे मुकेश और इसके जैसे जो 20,000 बच्चे हैं ये इस गर्म भट्टी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 20,000 बच्चे काम करते हैं और ये अपना जो डे लाइट आवर्स है उसको स्लॉग करते हैं। स्लॉग देयर डे लाइट आवर मतलब दिन में काफ़ी मेहनत से काम करते हैं लोग। और इस भट्टी में जहाँ पे लाइट नहीं है, आपको सिर्फ मतलब आग ही देखते रहना है। तो आप लगातार सिर्फ आग देखते रहेंगे ना तो आपका आँख पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए कई सारे बच्चे जो है वो अपने आँखों का ब्राइटनेस रोशनी खो देते हैं, समझ रहे, अंधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुकेश's eyes beams as he volunteers to take me home which he proudly says is being rebuilt। मुकेश बोलता है ऑथर को कि चलिए आपको घर दिखा दे अपना। और ये जब बोलता है ना तो उसके आँख में चमक दिखता है और बोलता है कि मेरा घर अभी अभी नया बना है, वापस रिपेयर करके बनाया हुआ है, चलिए हम आपको घर दिखाते हैं, ठीक है। तो ऑथर और मुकेश दोनों चलते हुए जा रहे हैं स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। जो गली से जा रहे हैं वो गार्बेज से एकदम चोक भर चुका है, काफ़ी गंद आ रहा है वहाँ पे कचरे का, ठीक है। ये लोग ऐसे ऐसे घर को क्रॉस करते हैं जो कि मानो एक होवल विद क्रम्बलिंग वॉल्स, एक मानो टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है, झोपड़ी की तरह है जिसका वॉल्स क्रम्बल कर रहा है, अब लगभग टूटने ही वाला है, हिल डुल रहा है। वोबली डोर्स, दरवाज़ा मतलब एक बार बंद कीजिएगा तो कांपने लगेगा, ठीक है। कोई खिड़की नहीं है। ऐसे ऐसे घर को ये लोग क्रॉस करते हैं और इन सभी घरों में क्राउडेड है विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। लोग भी रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स भी रह रहे हैं और एनिमल्स भी रह रहे हैं एक साथ, ठीक है, को एग्जिस्ट कर रहे हैं इन अ प्रीमेवल स्टेट। मानो लग रहा है कि ये हम एंशियंट टाइम में आ गए हैं, काफ़ी पुराने ज़माने में लोग इतना कष्ट कट कर रहते थे, वैसा ही सीन को देखने को मिल रहा है, समझ रहे। तो मुकेश स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। तो ऐसे ही एक घर के दरवाजे के आगे मुकेश रुकता है, बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट, अपने पैरों से लात मार के दरवाज़ा खोलता है। तो ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं ये हाफ बिल्ड शैक है, ठीक है, आधा बना हुआ एक झोपड़ी है। इन वन पार्ट ऑफ इस झोपड़ी के अंदर थैच्ड विद अ डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव। एक चूल्हा है
ठीक है, पुआल उवाल देके बना हुआ है। उस चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ है एक सिजलिंग स्पिनाच लीव्स, मतलब पालक का कुछ सब्जी उब्जी बन रहा है उसमें, ठीक है, एक बर्तन में इसका मतलब उबलने का आवाज़ आ रहा है, ठीक है। और ग्राउंड पे रखा हुआ है एक बहुत बड़ा एल्युमिनियम प्लेट। इस एल्युमिनियम प्लेट में कटे हुए सब्जी रखे हुए हैं, ठीक है। तो खाना बन रहा है, बोलने का बात है। तो खाना बना कौन रही है? एक फ्रेल मतलब वीक यंग वूमेन, एक काफ़ी जवान सी औरत, ठीक है, छोटी उम्र वाली औरत और काफ़ी दुबली पतली सी, वो खाना बना रही है, ठीक है, फॉर द होल फैमिली, अकेले बना रही है। इवनिंग मील मतलब रात का खाना बना रही है, ठीक है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, उसके और वो चूल्हा में बना रही है तो काफ़ी धुआं हो रहा है वहाँ पे, स्मोक से मानो उसका आँख भर गया हो, ठीक है, आँख में पानी आ गया हो, वैसे आँखों से ही वो स्माइल करती है, ठीक है। तो ये फ्रेल यंग वूमेन है कौन? तो ये है, सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश का बड़ा भैया का बीवी है, मतलब ये मुकेश का भाभी है, समझे कि नहीं। उम्र में तो ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही है, लेकिन अभी से वो एक बहू का दर्जा संभाल रही है, डॉटर इन लॉ है वो उस घर की, ठीक है। और 3 मर्दों का ख्याल वो रखती है, एक तो उसके पति हो गए, एक मुकेश हो गया और एक उनके पिताजी, ठीक है, मतलब मुकेश के पिताजी, ये लोग हैं घर में। तो ये 3 मर्दों का खाना मतलब उनको देख रेख करती है, ठीक है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब ये ओल्डर मैन यानी मुकेश के पापा जब घर में आते हैं, उस रूम में आते हैं, तो ये जो औरत है यंग वूमेन, ठीक है, फ्रेल यंग वूमेन, ये तुरंत ही क्या करती है, उस टूटे हुए वॉल के पीछे जाके छिप जाती है और अपना पल्लू जो है वो अपने सिर पे लाती है, चेहरे पल्लू से चेहरे को ढक लेती है। क्योंकि यहाँ पे कस्टम है, कस्टम समझ रहे, ट्रेडिशन है कि डॉटर इन लॉ जो है, जो बहुएं होती हैं, उनको मेल एल्डर्स के सामने अपना फेस को घूंघट में ढकना होता है, समझ रहे, ये यहाँ का कस्टम है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। तो यहाँ पे अब इनके पिताजी का जिक्र किया हुआ है कि ये कैसे है, ये इम्पोवरिश्ड काफ़ी गरीब है, एक चूड़ी बनाने वाले इंसान है, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से काफ़ी मेहनत किए हैं, ये पहले टेलर के रूप में काम करते थे, फिर बैंगल मेकिंग में आए, ठीक है। लेकिन काफ़ी मेहनत करने का बाद भी वो अपने घर को पूरी नहीं बना पाए, क्योंकि इनका घर अभी भी लिखा हुआ था यहाँ पे हाफ बिल्ड शैक। कहाँ गया वो? इधर कहीं पर लिखा हुआ था, ये रहा, हाफ बिल्ड था अभी भी। तो अभी भी वो घर को पूरी रिनोवेट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, ना अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा पाए, वो अपना पूरा ज़िंदगी एक ही काम कर पाए हैं, वो अपने बच्चों को ये आर्ट सिखा दिए हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, चूड़ी कैसे बनता है ये काम सिखा दिए बच्चों को, ठीक है। आप देखिए, मुकेश की जो दादी माँ है, मुकेश की ग्रैंड मदर है, वो बोलती है कि ये मुकेश का कर्म है, उसका डेस्टिनी है, यही उसके किस्मत में लिखा हुआ है, उसे यही करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी दादी माँ ने देखा है कि उनका खुद का हस्बैंड यानी मुकेश के जो दादाजी थे वो अंधे हो गए, इसी ग्लास बैंगल को पॉलिश करते हुए जो डस्ट था, ये डस्ट उनकी आंखों में ज़्यादा के वो अंधे हो गए, ठीक है। तो दादी माँ बोलती है कि कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन सिम्प्लाइज, वो बोलती है कि भगवान का दिया हुआ जो लीनेज है, जो काम है, ठीक है, ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, इस काम को हम तोड़ नहीं सकते, कोई हमारा घर से दूसरा काम नहीं कर सकता है, समझ रहे। हम लोग इसी में पैदा हुए हैं, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, हम इसी कास्ट में जब पैदा हो गए हैं, तो दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, हमने कुछ और तो देखा ही नहीं है, हमने सिर्फ चूड़ी ही देखा है, घर में हो, आंगन में हो, दूसरे घर में हो, दूसरे घर का आंगन हो, फिरोजाबाद का हर एक रास्ता हो, हर जगह हमने क्या देखा है, सिर्फ बैंगल्स ही देखा है। तो हमें क्या करना है, बैंगल्स ही बनाना है, बात अगर ही समझ रहे। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि मुकेश का जो ड्रीम है मोटर मैकेनिक बनने का, ये सिर्फ एक मिराज है, एक भ्रम है, क्योंकि वो ये छोड़ के कुछ और कर ही नहीं पाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, अलग अलग टाइप के जो बैंगल्स है, सनी गोल्ड हो गया, पैडी ग्रीन कलर का, रॉयल ब्लू कलर का, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो में 7 कलर होते हैं, वेब की और, ठीक है, उसके 7 कलर को मिला के जितना भी कलर बन सकता है, उन सब रंगों के चूड़ियाँ यहाँ पे ढेरों में पड़े हुए हैं, अनकेम्प्ड यार्ड्स में, ठीक है, जो आंगन में काफ़ी गंदा सा आंगन है उसमें पड़े हुए हैं। फिर यही चूड़ियों को उठा के 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, जो ठेला है उस पर रख दिया जाता है, और इस ठेले को यंग मैन पुश करते हुए टाउन के सिकरे हुए गलियों में ले जाते हैं और बेचते हैं, ठीक है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और घरों में जो अंधकार से घर झोपड़ी, अंधकार जो झोपड़ी है
उस झोपड़ी के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल फ्लेम्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। देखिए लिखा हुआ है कि लाइन से जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, लाइन से सब बैठ जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, ठीक है। और उनके सामने क्या है, फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जो ऑयल का लैम्प होता है, डिबिया, ठीक है, वो रखा हुआ है उनके सामने, ठीक है। और ये इस डिबिये में क्या कर रहे हैं, कलर्ड ग्लास को वेल्ड कर रहे हैं इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, गोल गोल चूड़ियाँ बना रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अंधकार झोपड़ी में आप सिर्फ डिबिया के सामने बैठ के ग्लास को वेल्ड कर रहे हैं, जो कि काफ़ी शार्प लाइट देता है आपकी आंखों को। तो इससे क्या होता है कि ये जो बच्चे हैं ये काफ़ी मतलब कम उम्र में ही रोशनी खो देते हैं आंखों का, अंधे हो जाते हैं, ठीक है। इनका जो आँख है वो ज़्यादा एडजस्ट हो गया है डार्क में, ये अंधेरे में ज़्यादा अच्छा देख पाते हैं लाइट के मुकाबले। अगर इनको दिन में बाहर निकाल दिया जाए तो इनको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगा। ये तो आप भी ऑब्जर्व किए होंगे कि जब आप हॉल से बाहर निकलते हैं या फिर अचानक हॉल में जाते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, तब आपको दिखने लगता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, डैट इज़ वाई, यही कारण है कि ये लोग एडल्ट होने से पहले ही अपना आई साइट लूज कर देते हैं, समझे। अब एक और लड़की है जिसका नाम है सविता, एक यंग गर्ल है जो कि ड्रैब पिंक ड्रेस पहनी हुई है। ड्रैब यानी जिसमें कोई ब्राइटनेस नहीं हो, रंग झड़ गया है, वैसे पिंक ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है। वो एक एल्डरली वुमन के बगल में बैठी हुई है और क्या कर रही है, शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, ग्लास को जोड़ रही है, ठीक है। और उसके हाथ इतने तेज चल रहे हैं मानो मशीन की तरह काम कर रहे हैं, मशीन के किसी एक पार्ट की तरह उसके हाथ इतने तेज चल रहे हैं। आई वॉन्डर इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक। वो जो बना रही है, क्या बना रही है, चूड़ियाँ बना रही है। तो हमारी जो ऑथर है एलिसन, वो सोचती है कि क्या इसे पता है कि जो ये चूड़ियाँ बना रही है वो कितना सैंक्ट, मतलब कितना प्योर है, ठीक है, कितना मतलब पवित्र माना जाता है इन चूड़ियों को। क्योंकि चूड़ियाँ, बैंगल्स जो है वो क्या सिम्बलाइज करते हैं, ये किसी भी इंडियन वुमेन का सुहाग होता है, ठीक है, काफ़ी शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ठीक है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन अचानक उसे ये बात समझ में आएगा जब उसके सिर के ऊपर लाल रंग का दुपट्टा रख, मतलब क्या बोलते हैं उसको, घूंघट रख दिया जाएगा, ठीक है। और जब उसके हाथों में मेहंदी लगाई जाएंगी, ठीक है, और जब उसके हाथों में ये लाल लाल चूड़ियाँ डाली जाएंगी, तब उसे ये पता चलेगा कि ये चूड़ियों का महत्व क्या है, ठीक है। तब वो क्या बन जाएगी, एक बहू बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी, ठीक है। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, ठीक उसी औरत की तरह जिसके बगल में वो बैठी हुई है, और ये औरत भी कई साल पहले एक बहू मतलब एक दुल्हन बनी होगी, ठीक है। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। वो जो एल्डरली वुमन बैठी हुई है, ओल्ड वुमन, उनके हाथों में भी चूड़ियाँ है, लेकिन उनके आँखों में कोई चमक नहीं है। वो औरत बोलती है कि एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं मिला है इनको कि भर पेट खाना खाया है, वो रोज़ इनको थोड़ा कम ही खाना खा के सोना पड़ता है, ठीक है। ऐसे आवाज़ में बोलती है, उनका आवाज़ में कोई खुशी नहीं है। सी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ। इसी को ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स वॉट सी हैज़ रिप्ड, यही उन्होंने पूरा जीवन में पाया है। और उनके जो हस्बैंड है, ओल्ड मैन है, काफ़ी बड़े बड़े दाढ़ी है उनके, वो बोलते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे तो चूड़ी छोड़कर कुछ मालूम ही नहीं है, ठीक है। ऑल आई हैव डन इज़ मेकिंग अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। काफ़ी प्राउडली बोलते हैं कि मैंने तो अपने जीवन में एक बड़ा काम कर दिया है। वो बड़ा काम क्या है, मैंने अपने परिवार के लिए घर बना दिया है, ठीक है। उसके पति को सुन के तो ऐसा लगता है कि मानो उसने कुछ ऐसा चीज़ अचीव कर लिया है जो काफ़ी लोग अपने जीवन भर में भी नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ क्या है, अपने घर के ऊपर एक छत पाना। ये सच मायने में भी ये सही बात है कि सिर के ऊपर छत होना है काफ़ी बड़ा बात माना जाता है इन जैसे गरीबों के लिए, ठीक है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। ये जो चीख है, ये जो रोना है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है कि कुछ हम और बिजनेस स्टार्ट कर पाए, हमारे पास सिर्फ इतना ही रिसोर्सेस है कि हम सिर्फ चूड़ी बना सकते हैं, ठीक है। ये चीख हर घर में सुनाई पड़ता है, सब घर में यही रोना है, ठीक है, कि हम तो कुछ और कर ही नहीं सकते, हमारे पास पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, चूड़ी बना रहे हैं। यंग मैन हो या फिर बूढ़े लोग हो, ठीक है, सब लोग एक ही इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो बड़े रोते आए हैं वही यंग मैन भी आज के डेट में रो रहे हैं, ठीक है। जो इनका एक्सक्यूज़ था वही एक्सक्यूज़ इनका भी है। लिटल हैज़ मूव्ड विद टाइम, वक्त के साथ काफ़ी कम चीज़ चेंज हुआ है ऐसा लग रहा है, ठीक है। फिरोज़ाबाद में जब
आप ऐसे मेहनत करें, ऐसे टॉयल करें जैसे कि माइंड ना हो जाए, इतना मेहनत करें कि दिमाग सुन पड़ जाए, इनका सारा जो इनिशिएटिव है और जो एबिलिटी टू ड्रीम है वो सब खत्म हो चुका है। इस लाइन को वापस देखिए, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, इतना ऐसे मेहनत करना मानो दिमाग सुन पड़ जाए, ठीक है। इतना मेहनत करने के बाद कोई इनके अंदर नया करने का कोई एनर्जी नहीं है और इनको कुछ नया सपना देखने का भी कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि ये लोग सुबह उठते हैं, चूड़ी बनाते हैं, रात को इतना थक जाते हैं, आधा पेट खाना खा के सो जाते हैं। दिन पर दिन ये लोग क्या हो रहे हैं, डिटोरिएट हो रहे हैं, इनका शारीरिक और मानसिक क्षमता जो है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये लोग कहाँ से कोई नया इनिशिएटिव लेंगे, कहाँ से नया एनर्जी के साथ कोई नया काम या फिर नया सपना देखेंगे, ऐसा कुछ सीन ही नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हैं। फिर आगे देखिए, राइटर यहाँ पे इनको एक एडवाइस देती है कि आप लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हैं। कोऑपरेटिव आपको क्लास 10 में पढ़ाए थे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। मतलब कुछ लोग हैं वो अकेले अकेले चूड़ी बना रहे हैं, क्या करेंगे अब सब मिल के चूड़ी बनाएंगे, ताकि जो जब ये लोग बेचने जाएंगे तो इनको अच्छा भाव में सामान मिलेगा। रॉ मटेरियल भी जब खरीदेंगे तो ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कम दाम में रॉ मटेरियल आएगा, ज़्यादा दाम में सामान बिकेगा, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदा मिलेगा कोऑपरेटिव का। ऑथर जो है ये बात बोलती है कुछ ग्रुप ऑफ यंग मैन को, ठीक है, जो लोग विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन के चक्कर में पड़ चुके हैं, मतलब मिडिल मैन के चक्कर में पड़ चुके हैं। ये लोग अपना सामान मिडिल मैन को देते हैं पहले अकेले, ठीक है, एक साथ मिलके तो नहीं, ये अकेले एक मिडिल मैन को देता है, वो मिडिल मैन बजा के बाजार में बेचता है, ठीक है। फिर ये दूसरा किसी मिडिल मैन को देता है, ये जाकर बाजार में बेचता है। इन सबसे इनका इनकम काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। तो इनके पिताजी भी और दादा भी, परदादा भी, ये लोग भी इसी मिडिल मैन के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो गए। तो ये यंग मैन भी ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए राइटर जो है उनको एडवाइस देती है कि आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते। तो ये यंग मैन जवाब देते हैं कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज हो भी जाए कोऑपरेटिव में तो हम ही लोग होंगे जो पुलिस के द्वारा मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, ठीक है, भगाए जाएंगे और हम ही को जेल में बंद किया जाएगा, कुछ ना कुछ इलीगल चार्ज लगा के हम पे, ठीक है। जैसे देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो लीडर का भूमिका निभा पाए, कोई ऐसा नहीं है जो उनको ये चीज़ दिखा पाए कि अरे आप चोरी नहीं, सिर्फ बहुत चीज़ कर सकते हो। चीज़ों को दूसरे तरीके से देखने का किसी के पास क्षमता नहीं है, ठीक है। देयर फादर्स भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि ये यंग मैन थके हुए हैं, ठीक है। और ये लोग एंडलेसली लगातार ये लोग इसी चीज़ में बात करते रहते हैं। अगर आप ऐसे चार अगर बूढ़े लोगों के पास अगर आप बैठ जाए या फिर चार जवान लोगों के पास अगर आप बैठ जाए तो आपको सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलेगा, वो होगा गरीबी का, ग्रीड का, इनजस्टिस का, ठीक है, अपैथी का। यही सब दुख भी रहे लोग रोते रहेंगे, ठीक है। तो इन लोगों का बात सुनने का बाद आपको दो टाइप का वर्ल्ड देखने को मिलता है। एक वर्ल्ड है ऐसे फैमिलियों का जो कि पॉवर्टी में और अपने कास्ट में, ठीक है, बैंगल मेकिंग कास्ट में फंस के रह चुके हैं। और दूसरा वर्ल्ड है इन साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन लोगों का, कीपर्स ऑफ लॉ लोगों का, ब्यूरोक्रेट्स लोगों का, पॉलिटिशियन लोगों का, जो लोग सारा मलाई खा रहे हैं और ये लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये दो टाइप का वर्ल्ड देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही जो वर्ल्ड है ना, दोनों मिल के सबसे ज़्यादा डैमेज किसको किए हैं, बच्चों को डैमेज किए हैं। बच्चे के ऊपर इतना बोझ डाल दिया कि बच्चा इस बोझ को हटा नहीं पा रहा है। और जब तक बच्चे को ये बात समझ में आता है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, इसके अलावा हम पढ़ सकते थे, कुछ और काम कर सकते थे, कुछ स्किल सीख सकते थे, ठीक है, तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। जब तक बच्चे को ये बात रियलाइज़ होता है तब तक काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि वो भी इस बात को उतना एक्सेप्ट कर चुका है जैसे कि उसके पिताजी एक्सेप्ट कर लिए थे, समझ रहे। कुछ नया चीज़ करना, टू डू एनीथिंग एल्स, इसका मतलब होगा कि आप यहाँ पे अलग कर रहे हैं, आप हिम्मत दिखा रहे हैं। और हिम्मत दिखाना इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। उसको कभी सिखाया ही नहीं गया कि हिम्मत कैसे दिखाया जाता है, ठीक है, कुछ नया कैसे किया जाता है। तो जब ऑथर मुकेश से बात करती है और मुकेश में ये फ्लैश हल्का सा हिम्मत दिखता है कि मुकेश जब बोलता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, तो ऑथर जो है वो काफ़ी खुश हो जाती है, ठीक है, चलो कोई तो है जिसमें थोड़ा सा ही सही एक इच्छा तो है कि एक कुछ अलग किया जाए, ठीक है। मुकेश बोलता है कि वो गराज जाएगा, सीखेगा, ठीक है। तो राइटर बोलती है मुकेश को कि गराज तो काफ़ी दूर है। तो मुकेश इसका जवाब देता है कि मैं चल के चला जाऊँगा, ही इंसिस्ट, ठीक है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। ऑथर उससे पूछती है कि क्या आपको प्लेन फ्लाई कर एरोप्लेन उड़ाने का भी मन है क्या। तो सडनली मुकेश काफ़ी साइलेंट हो जाता है, बोलता है कि नहीं, मुझे एरोप्लेन उड़ाने का, हवा में उड़ने का कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। ज़मीन पर देखते हुए वो बोलता है। इन इज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बैरेसमेंट, वो काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील करता है मुकेश, ठीक है।
डैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट, लेकिन इस बात का खुशी है, भले ही वो शर्मिंदा है अपने गरीबी को लेकिन वो रिग्रेट फिरोज़ाबाद के जो यंग मैन है और जो ओल्ड मैन है उनकी तरह अफसोस तो नहीं कर रहे हैं, बैठ कर रो तो नहीं रहे, ठीक है, अभी एम्बेरसमेंट है, बस वो शर्मिंदा है। इसके अंदर अभी भी ये चाह है कि ये कुछ अलग करे, लेकिन ये यंग मैन और ये ओल्ड मैन तो इनके अंदर तो ये चाह मर चुका है, ठीक है। ही इज़ कंटेंट यानी सेटिस्फाइड टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। मुकेश काफ़ी सेटिस्फाइड है कार्स का ही सपना देखकर, ठीक है। और वैसे भी फिरोज़ाबाद जो जगह है यहाँ पे काफ़ी कम एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, ठीक है। ऊपर वो ज़्यादा एरोप्लेन उड़ता ही नहीं है, इसलिए मुकेश कभी देखा ही नहीं है कि एरोप्लेन बोल के भी कोई चीज़ होता है, इसलिए वो कार का ही ड्रीम करके सेटिस्फाइड है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आंसर आपको अलग से मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। आप सिंपल में गूगल में सर्च कर दीजिएगा लॉस्ट स्प्रिंग क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाई CBSE गाइडेंस, कुछ भी लिखिएगा बाई CBSE गाइडेंस लिख के सर्च कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा स्टोरी था, 2 चीज़ और काफ़ी चीज़ सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और कुछ मन में डाउट कन्फ्यूजन कुछ भी बात बोलना हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने का। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।